चलो, प्राचीन भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बताओ, सुवर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप, यवद्वीप या प्रलय अमंडलम? मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन संतोष, ठीक है, जलवा है हमारे यहाँ। जलवा है भाई, ये तो है। चलो आ जाओ, इस प्रश्न पे आ जाओ। ठीक है, इस प्रश्न में आ जाओ सी आर दास को। चलो, कह रहा प्राचीन भारत के लोग बर्मा को किस नाम? अच्छा, बर्मा देखो, बर्मा, बर्मा, ठीक है, बर्मा के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। बर्मा जो होता है ये 1935 के एक्ट से जो है भारत से अलग किया जाता है। ठीक है, 1935 के एक्ट से ये भारत से सेपरेट हो जाता है और 1937 में बर्मा जो है बन के तैयार। ठीक है, एक्ट के माध्यम से इसको अलग करने का अनाउंसमेंट किया जाता है 35 में, और 37 में ये भारत से अलग हो जाता है बर्मा। अब पूछ रहा है भैया ये जो बर्मा था जहां पे लोग कल सजा उजा करने जाया करते थे, मांडले उंडले जेल कहीं था ना भाई, तो आपसे पूछ रहा है कि इसको किस नाम से जानते? स्वर्ण भूमि, कई लोग कह स्वर्ण भूमि, कई लोग कह सुवर्ण भूमि, कई लोग कह रहे हैं सुवर्ण द्वीप। यही तो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। ठीक है, स्वर्ण द्वीप या स्वर्ण भूमि में कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, चलो, सुमात्रा। चलो भाई आगे आ जाओ, आ जाओ। सुवर्ण भूमि कहते थे भाई इसको, क्या कहते थे? सुवर्ण भूमि। ठीक है, लैंड ऑफ गोल्ड, सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे, इसको ध्यान रखेंगे, स्वर्ण द्वीप नहीं। ठीक है, लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से जानते थे आपके बर्मा को। ठीक है, ये इसका एंशिएंट नाम है, इसे बर्मा, जिसे आप म्यांमार कहते हो। ठीक है, स्वर्ण द्वीप जो है ये सुमात्रा या इंडोनेशिया को कहते हैं। ठीक है, ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं आपके सुमात्रा, या आपका जो इंडोनेशिया उसको कहते हैं स्वर्ण भूमि, कहते थे आपका इसको, बर्मा को। ठीक है, क्लियर है? यवद्वीप ये आपको कहा जाता था जावा, इंडोनेशिया को किसको कहा जाता था? जो आपके जावा वाले पार्ट होते थे उसे बोलते थे हम लोग यवद्वीप। ठीक है, और प्रलय अमंडलम। ठीक है, ताम्रलिप्ति का नाम सुने हो? ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति एक पोर्ट हुआ करता था, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति एक पोर्ट हुआ करता था गुप्तकालीन समय में, ताम्रलिप्ति काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, एक पोर्ट हुआ करता था, वेस्ट बंगाल के साइड हुआ करता था, बड़ा फेमस पोर्ट था। इस पोर्ट से हम लोग इन सब जगहों पर जाया भी करते थे भाई, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1937 में हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको अलग कर दिया था। ठीक है, चलो यहाँ पे 1989 तक जो था, बहुत यहां तक, बहुत दिन तक यहाँ भैया किंगशिप चला। अब धीरे धीरे यहाँ पे चुनाव शायद होने लग गया होगा। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चले। क्लियर है ना? नाम क्लियर है? मेरा सही था जैसे चोला पोर्ट। हाँ भाई, चलो ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। तो इसको स्वर्ण भूमि कहते थे, स्वर्ण द्वीप सुमात्रा कहते थे, यवद्वीप जावा को कहते थे, प्रलय अमंडलम कहीं चोला ओला का टाइम समय पर रहा होगा। चले 11 का हो जाएगा आपका ए। चलो 12 पर जाओ। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? उसके पहले बताओ उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, यूपी की सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में बता रखा है, अगर नहीं बता पाओगे समझ लेना मोदी जी का समय तुम्हें। ठीक है, चलो बताओ। कह रहा है यूपी का, उसके पहले तुम लोग ये बताओ यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन है? कमेंट करोगे, बताया है। यूपी का सबसे ईस्टर्न जिला कौन है? सबसे पूर्वी कौन है? सबसे पश्चिमी जिला कौन है? सबसे नॉर्थ वाला जिला कौन है? और सबसे साउथ वाला जिला कौन है? ठीक है, और नहीं बता पाए, नहीं बता पाए तो एक चीज समझा, तुम्हारे लिए वही भोजपुरी वाला गाना, तो वो आजकल एक भोजपुरी का गाना ट्रेंड नहीं कर रहा है कि रील लोग बनाते हैं, उससे पूछते हैं भैया आजकल क्या कर रहे हो, तो कहता है बस बढ़िया, बिजी है जीवन में, बहुत सारे काम हो। फिर एक गाना आता है कि पागल बनोबे का रे पतर की, पागल बनोबे का। ठीक है, तो वो काम ना करिएगा, पागल मत बनाइएगा भाई। मैं आपसे बार बार कहता हूँ नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नहीं तो आपके लिए वही गाना बजाना पड़ेगा। चलिए, बलिया है सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी बलिया है भाई। ठीक है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी है, बहुत बढ़िया। सहारनपुर सबसे नॉर्दर्न में है, बहुत बढ़िया। और
सबसे हेयर कौन है? पश्चिम बता दो। सहारनपुर, बलिया। अरे यार ईस्ट वेस्ट साउथ तो लिख दिया करो, हवा में लिख रहे हो क्या? पूर्वी बलिया है सहारनपुर में। हाँ, सबसे जो आपकी ऊंची चोटी है वो है अश्मोत, ये सहारनपुर में ही है, इसको ध्यान रखेंगे, सहारनपुर में। ठीक है। और पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर या सतपुरा? सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से लगती है। बहुत बढ़िया। सहारनपुर आपकी सबसे पश्चिमी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें, क्लियर है ना? वेस्टर्न मोस्ट आपका शामली कोई कह रहा है, सहारनपुर वेस्ट कह रहा है, बलिया ईस्ट कह रहा है। अरे थोड़ा गूगल तो कर लिया करो यार, इतना तो कर लिया करो, इतना तो कर लिया करो, आगे पीछे थोड़ा इतना इतना तो गूगल चेक कर लिया करो। चलें, सबसे दक्षिणी चोटी पूछ रहा है यूपी की, कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर या सतपुरा? सतपुरा की चोटी कौन सी है बताएगा कोई? इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है सतपुरा की, कोई बताएगा? सतपुरा की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन है? नॉर्थ सहारनपुर है, साउथ सोनभद्र है, वेस्ट शामली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ईस्ट आपकी बलिया है। ठीक है, चलो, वेस्ट शामली। उत्तर प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है आपकी असमोद सहारनपुर में, और सबसे दक्षिणी ऊंची पहाड़ी है सोनाकर। क्या है इसका नाम? सोनाकर। अच्छा प्रश्न है, ये मिर्जापुर जिले में है, ध्यान रखेंगे। कहां पे आपके? मिर्जापुर में है। मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा? वहीं पे है, ये ध्यान रखेंगे, सोनाकर। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट जो है सदर्न पार्ट है आपका, हाईएस्ट हिल है सदर्न पार्ट का, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, सतपुड़ा के जो पीक है भैया उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ नाम है इसका, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, धूपगढ़ नाम है। बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाए, प्रश्न संख्या 13 पे चले। आप 13 पे चले। सतपुरा कहां पे है? आपके मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखेंगे। धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है। चलें, विंध्याचल टेम्पल पता है कहां पे है? जहां पे शक्तिपीठ का आपका कुल 151 जो शक्तिपीठ है, विंध्याचल कहां पे आता है? आपके मिर्जापुर रेंज में आता है, ध्यान रखेंगे विंध्याचल। और सोनाकर जो है सबसे हाईएस्ट है दक्षिण की, ये ध्यान रखेंगे, बरकस्सी। कौन सा जोड़ा असंगत है? अमीर खुसरो एटा के थे, मिर्जा गालिब आगरा के थे, जोश मलिहाबाद के थे, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद के थे। चले, अच्छा आमिर खुसरो के बारे में तो जानते हो कि भैया, ये इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है आशिका। आशिका बड़ी फेमस किताब है इनकी, ध्यान रखेंगे। कहते हैं भैया कि तबले का खोज, सितारे का खोज, हिंदी भाषा की खोज, खड़ी बोली की खोज पे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, कौन? आपके आमिर खुसरो साहब, ये ध्यान रखेंगे इनका। ठीक है, इलाहाबाद के कौन थे? इलाहाबाद के इलाहाबाद अगर याद होगा कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से जो लड़ रहे थे उनका नाम था लियाकत अली। याद है? प्रयागराज से कौन लड़ता? लियाकत अली। ये जो है खुसरो बाग से लड़ रहे थे। कहां से? खुसरो बाग स्टेशन के पास है ये, खुसरो बाग, वहां से ये लियाकत अली साहब लड़ रहे थे। तो इनका ध्यान रखेंगे इलाहाबाद के बारे में थोड़ा सा। चले, आगरा के बारे में क्या ध्यान रख सकते हैं? ठीक है, एटा, अमीर खुसरो आपके एटा थे, आशिका इनकी किताब थी। मिर्जा गालिब आगरा से थे, जोश मलिहा गालिब। अच्छा, मिर्जा गालिब कहा जाता है कि 1857 की क्रांति को इन्होंने अपने आंखों से देखा था। ठीक है भाई, प्रत्यक्ष देखा था 1857 की क्रांति को मिर्जा गालिब साहब ने, ये ध्यान रखेंगे। लखनऊ में आपको पता होना चाहिए, लखनऊ सॉरी इलाहाबाद। ठीक है, चलो आ जाओ, उसका सही जवाब है क्या दे रहे हैं? लिख रहे हैं सर नूर सिपिहार, देवला दी, खिजका, आशिका सितार, ख्याल। हाँ, नूर सिपिहार, कई सारे किताब लिखा है इन्होंने। बिस्मिल्लाह शाहजहांपुर से हैं। चलो इसका सही जवाब बताओ क्या होगा? एटा के पटियाली से, आगरा के पेठा, एटा के पटियाली, अमीर खुसरो। इसका सही जवाब क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा गलत है? राम प्रसाद बिस्मिल पूछ रहा है इलाहाबाद से थे या नहीं थे, ये बताना है आपको। ठीक है, चलो भाई, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये शाहजहांपुर से थे। कहां से थे आपके? शाहजहांपुर थे। अभी इनके याद में यहाँ पे एक स्मारक भी बनाया गया सरकार के द्वारा, ये इलाहाबाद से नहीं थे भाई। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद थे, आपको याद होगा, जिन्होंने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रखे थे और इनके हाथों हाथ नहीं है, और
खुद को आखिरी गोली मार लेते हैं चंद्रशेखर जी, और इन्हीं के नाम पे एक पार्क बनाया गया। पहले उस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था, बाद में उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। तो सहारनपुर के थे बिस्मिल साहब, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है भाई, बिस्मिल साहब का नाम याद रखेंगे। अच्छा, मिर्जा गालिब की एक लाइन बड़ी फेमस है, मिर्जा गालिब की एक बड़ी पंक्तियां बड़ी फेमस है भाई। इनका एक बड़ा फेमस शायरी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डूबया मुझे को ना होने ने, मैं डूबोया मुझको होने ने, ना होता तो क्या होता। ठीक है, कई सारे इनकी किताबें हैं, इसको ध्यान रखेंगे आपके गालिब साहब के। चले भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या आपका कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या आपका 14 पे हो जाएगा। चले, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया? आज हम लोग यूपी स्पेशल के थोड़ा ज्यादा प्रश्न करा रहे हैं ताकि यूपी का भी चीजें आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि हर टेस्ट में यूपी हम लोग कम रखते हैं, 2-3 प्रश्न रखते हैं। ठीक है, चले, गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, 1-15 आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो 1999 में, 2000 में, 2001 में। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि 2000 में उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा, जिसे आप लोग आज उत्तराखंड के नाम से जानते हो, अलग कर दिया गया था उत्तराखंड को। इसका डेट किसी को याद है क्या? डेट किसी को याद है? इस 2000 में हम लोग ने 3 राज्य बनाए थे, झारखंड, उत्तराखंड, और एक कौन बनाया था आपका? झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तीनों के डेट कोई बता सकता है क्या? मैंने याद कराया हुआ है, क्रम इनका यही है, पहले छत्तीसगढ़ बनता है, तब उत्तराखंड बनता है, तब झारखंड बनता है। चलो मैं इसका बता देता हूं, झारखंड बनता है 15 नवंबर को। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ उत्तराखंड कब बनता है कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड आपका बनता है 9 नवंबर को भाई। ठीक है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बनता है। छत्तीसगढ़ कब बनता है? हाँ, छत्तीसगढ़ बनता है आपका 1 नवंबर को। इन तीनों का डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। कह रहा यूपी में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब किया गया? बढ़िया प्रश्न है ये। अब इस प्रश्न के जवाब पे आ जाए सभी लोग, बताओ कब किया गया? बताओ बताओ, फटाक से आंसर दो भाई। चलो अच्छा, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर कई सारे अभियान हैं, यहां पे सुन लो। जैसे एक बड़ा फेमस जो है मिड डे मील, मिड डे मील जो आपका दोपहर में मील मिलता है ना, मिड डे मील, ये पूछता है इसकी शुरुआत कब की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछोगे। एमडीएम जो स्कीम थी, जिसे आप मिड डे मील कहते हो, जिसमें लंच दिया जाता है बच्चों को, इसकी शुरुआत कब हुई? ये होती है आपकी 1995। मिड डे मील की शुरुआत, एमडीएम जिसे कहते हो, इसकी शुरुआत की जाती है 1995 में। ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको रिफ्रेश करिए, चैट नहीं दिखाई पड़ रहा है, रिफ्रेश करिए, चैट नहीं दिख रहा है बच्चों का। ठीक, और इसके अलावा क्या होता है मिड डे मील के अलावा? और क्या होता है भैया? और राइट टू एजुकेशन याद रखेंगे, प्राइमरी एजुकेशन संबंधित हम लोग ने आरटी एक्ट लाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये एक्ट कब आया था? 2009 में। और ये एक्ट लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ये सब प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्राइमरी जो आपका एजुकेशन है उससे संबंधित बातें ही सब याद रखेंगे भाई। ठीक है, अब तक कई लोग यार इसका बताइए, क्या लिख रहे हैं सर? 15 अगस्त 1995 को दमदमा में दम नहीं, खैर मांगो जान की, जफर हमारी हिंदुस्तान की है। अच्छा, इनकी लाइन लिख रहे हैं। चलो भाई, और देखो, आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत हमने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया है। क्या बना दिया है? फंडामेंटल राइट बना दिया है 6 से 14 साल के बालकों के लिए। कितने बालकों के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये फंडामेंटल राइट हो गया है आपका एजुकेशन। कब लाया था इसको हमने? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। किस एक्ट के द्वारा? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये फंडामेंटल राइट है। अगर पूछे 0 से 6 वाले बच्चों के लिए क्या है, वो डीपीएसपी में आता है, इसको याद रखेंगे। 0 से 6 वाले में डीपीएसपी है, वो काम चला लोगे।
इसी के तहत हमने एक लाया था ऑपरेशन। ये सारे प्राइमरी एजुकेशन संबंधित हैं, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित फैक्ट हैं, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1987-88 में इसको चलाया गया था। ये भी प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित ही ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी के समय इसको हम लोग ने लॉन्च किया था, ठीक है। बाकी सारी चीजें याद रखेंगे। अब बताओ, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने कब चलाया? डीपीएसपी आर्टिकल 45, बहुत बढ़िया। ये किस में है आपका? ये आपके आर्टिकल 45 में, ठीक है भाई, आर्टिकल 45 में है। चलो, प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में अभियान कब चला, ये आपको बताना है, कब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अभियान को चलाया। प्रश्न संख्या कौन सा था ये आपका? 13 था ना, 14 था, ठीक है। चलो, इसका जो सही जवाब है वो है आपका सन 2000, ठीक है, सन 2000। स्कूल चलो अभियान, इसका क्या नाम था? स्कूल चलो अभियान, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक अभियान और आया था, अगर आपको याद हो ना, सर्व शिक्षा अभियान। अगर पूछे कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया, इसको डिफरेंस को मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखो, दो चीजें याद रखेंगे। एक तो आपका है स्कूल चलो अभियान, कौन सा? स्कूल चलो अभियान, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्कूल चलो अभियान, ये आता है 2000 में। एक आता है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा, ये आता है 2001 में। ये दोनों बातें याद रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो 2001 में आता है सर्व शिक्षा, स्कूल चलो अभियान 2000 में आता है। बाकी जितनी बातें बताई हैं इनसे संबंधित, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित लिख लीजिएगा, परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। चलो, ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पे है? लखनऊ, बनारस, मथुरा, प्रयागराज। अगले प्रश्न में आ जाओ, ललित कला संस्थान के बारे में पूछ रहा है। ये यूपी में कहां है? मुझे लग रहा है इसको मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, इसको मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं सर। यूके में तो 2001 है, हाँ यूके में बाद में लागू होगा, यहाँ यूपी में पूछ रहा है। राजीव गांधी की सरकार में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब, राजीव गांधी सरकार में। चलो आ जाओ, कहां पे है ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में? कहां है? लखनऊ में, बनारस में, मथुरा में, कहां पे भैया? अरे पढ़ाया हुआ है पिछली कक्षा में यार, पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ है, एक मिनट। चलो फटाफट प्रश्न करो भाई, कहां पे? ये आपके लखनऊ में है, याद रखेंगे, लखनऊ में है आपके ललित कला संस्थान। दिस इज इन लखनऊ, याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई। ये कहां पे आपके? लखनऊ में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई है। कहां पे है? लखनऊ में है, ध्यान रखेंगे, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर। नेशनल ललित कला एकेडमी अगर पूछे कहां पे है, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी पूछे कहां पे है, तो वो दिल्ली में है, 1954 में बना था, याद रखेंगे सभी लोग। संगीत नाटक एकेडमी पूछे भारत सरकार कहां है, तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे। यूपी संगीत नाटक एकेडमी पूछे कहां पे है, लखनऊ में, याद रखेंगे। यूपी हिंदी संस्थान कहां है, तो हजरतगंज लखनऊ में, याद रखेंगे। भारत कला भवन कहां पे है? भारत कला भवन, फटाक से बताओ कहां पे है, 10 बार बता रखा है, ठीक है। ये आपके लखनऊ में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। भारत कला भवन कहां पे है ये बताइए। चले, मथुरा में क्या है? दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे है, ये ध्यान रखेंगे, मथुरा में। इसका जो सही जवाब है आंसर आपका ये हो जाएगा लखनऊ, ठीक है, करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आ जाओ फटाक से, अगले प्रश्न पे जाओ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सारे हैं, विश्व अनुसंधान है आपका यहीं लखनऊ में है। चले, प्रयागराज। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? आज याद करा देंगे, कभी इसका फार्मूला नहीं भूलोगे, ठीक है। बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं, इसका जो केमिकल नेम है उसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या है, ठीक है, तो यही आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। पूछ रहा है इसका फार्मूला क्या है, ये डायरेक्ट प्रश्न आया है आपकी परीक्षा में, ठीक है। इसको आप लोग यूज करते हो ना पानी मनी में, पानी से ज्यादा तो आजकल आप लोग अपने बालों में जाते हो कि चेहरे में चेहरा ब्लीच कर देगा। एक तो यार इन तुम्हारे ये जो सलून होते हैं भाई, ठीक है, ये जो सलून वगैरह वाले होते हैं, इनके आप बाल कटाने जाओ तो तुरंत पूछते सर आपके बहुत ये फेस पे काफी आपकी टैनिंग हो गई है, ब्लीच मार दें क्या? तो यही वाला ब्लीच उठा के मारते हैं, ठीक है भाई, एकदम 19
लाख का फर्क ला देते हैं आपके चेहरे पे। तो बताइए ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, कौन सा फार्मूला है? कई लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब भाई। चले 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 फटाक से जवाब, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चले। ब्लीचिंग पाउडर की जो खोज की थी उसका उनका नाम था चार्ल्स टीनेंट। ठीक है, चार्ल्स टीनेंट ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखेंगे। चार्ल्स टीनेंट ने इसकी खोज की थी 1799 में, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। इसका फार्मूला होता है काओ कल्लू। ठीक है भाई, अब काओ कल्लू क्यों? अब कोई भैया यहाँ पे मत कहिएगा सर जो है ऐसा कमेंट कर रहे हैं, काला करिया बोल रहे हैं, काओ कल्लू। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे याद करते थे, काओ कल्लू। जैसे मान के चलो तुम अपना कल्लू सा फेस लेकर गए, या तुम भैया अच्छा भी फेस लेके जाओगे ना, तो दुकानदार तुमसे कहेगा अरे सर आपका फेस जो है कल्ला हो गया है, काला हो गया है। ठीक है, आपके फेस में सर बहुत टाइनिंग है, काफी काला है आपका फेस, तो आपसे कहेगा का ओ कल्लू। तो समझ जाना वो कहना चाहता है कि सर अपना जो है चेहरे की ब्लीचिंग करा लीजिए। ठीक है भाई, क्या कहना चाहता है? का वो कल्लू से कहेगा सर अपने चेहरे की ब्लीचिंग करा लीजिए। उसका फार्मूला याद रखेंगे CaOCl2। ठीक है, का ओ कल्लू CaCl2। तो तुम वहां से निकल लेना फटाक से कि तुमको अब चूना लगाएगा ये। ठीक है, खुद का मुंह थोबड़ा ऐसे लेके खड़ा रहता है और तुमसे कहता है कि सर आपके फेस में टैनिंग है। हाँ, चाहे उसको टैनिंग के बारे में पता ना हो, टैनिंग होती क्या है। ठीक है, चलें तो का वो कल्लू से याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, आजकल हम लोग इसको जो है ब्लीचिंग में यूज करते हैं इसका। टीबी ट्यूबरकुलोसिस के उत्पादन का कारक क्या है? ठीक है, ये बताना। टीबी जो होता है, कल ही बता रखा था अगर आपको याद होगा, वायरस कवक परजीवी। ठीक है, फंगी फंगी। जो आदमी जो है गंजा हो जाता है, ठीक है, ये जो आदमी गंजा हो जाता है उसके सर के ऊपर के बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है, ये फंगस के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो बाल टकला हो जाता है, आदमी बाल्ड हो जाता है ना, फंगस के कारण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। वायरस बैक्टीरिया कारण क्या होता है? जैसे एड्स, HIV। ठीक है, ये सब आपके वायरस के कारण होते हैं भाई। और पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी। अच्छा, मलेरिया किसके कारण होता है? कोई बताएगा मुझे, मलेरिया किसके कारण होता है? लवेरिया नहीं भाई, मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? हाँ, टिटनी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तपेदिक। भारत जो पता है, भारत जो है टीबी के मरीज सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जो है मरीज जो है टीबी के भारत में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। बहुत भयंकर बीमारी है भारत के लिए। इसके लिए हम लोग एक टीका भी लगाते हैं जिसे आप लोग कहते हो BCG का टीका। ठीक है, BCG का टीका। कौन सा टीका? BCG का टीका। ये इसी टीबी के लिए लगता है ताकि भैया टीबी ना हो लोगों को। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया के कारण ये होता है आपका टीबी। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम है, प्लाज्मोडियम। हाँ बताइए, परजीवी के कारण क्या होता है भाई? ये मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम कारण, प्रोटोजोआ कारण। सर जीडीसी में कितने क्वेश्चन आएंगे साइंस से? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, 2 से 3 प्लस साइंस के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जो है बैक्टीरिया होता है, इसके कारण जो है ये होता है। हर साल मार्च 24 को, 24 मार्च, हर साल 24 मार्च को हम लोग जो है इसका डे भी मनाते हैं, कैसे टीबी को जो है खत्म किया जाए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे अगर पूछे कब मनाते हैं तो 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, इसके ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, BCG का वैक्सीन इसी के लिए है। भारत ने जो है 2025 तक का टारगेट रखा था कि हम 2025 तक टीबी समाप्त कर देंगे, लेकिन जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, विश्व वाले लोग 2030 का टारगेट रखे हुए थे। भारत का जो टारगेट था इंडिया का वो 2025 का था। ठीक है, कि समाप्त कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी घोषणा इसकी शायद नहीं हो पाई, एक समाप्त हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलें तो इसको याद रखेंगे। टीबी के लिए भारत में जो है बहुत ज्यादा बर्डन है इसके लिए भाई, सबसे ज्यादा पेशेंट इसी के पाए जाते हैं, टीबी के। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यूपी JDC के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है PYQ। चलो, ये आया हुआ प्रश्न है JDC में, बताओ मराठों के संबंध में कौन सा कथन सही? मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप कर के रूप में वसूला करते थे। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। ये JDC का आया हुआ प्रश्न है, ये आपको बताना है। चलो देखो, मराठे क्या करते थे? चौथ, चौथ क्या होती थी मराठों की?
ये क्या करते थे, जो नॉन मराठा होते थे ना, नॉन मराठा लोग जो मराठा नहीं होते थे, उनसे 1/4 रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। क्यों? ताकि वो उनके टेरिटरी की रक्षा करें कि भैया तुम्हारे, अगर तुमको अपने गांव में सुरक्षित रहना है, तुम 1/4 धन हमको देना। सरदेश मुखी क्या होता था? ये 1/10 क्लेम किया जाता था मराठाओं से, जो वहां के हेड विलेज चीफ होते थे उनसे। ठीक है भैया, कि जितना वसूलना उसका 1/10 हमको दे देना। तो ये दोनों उनके टैक्स सिस्टम थे, बिल्कुल सही बात है। मराठाओं ने 1761 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में, अब यही आपको क्लेम करना है, ठीक है, भाग लिया था। बताओ, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल सही। ठीक है, ये तीसरा युद्ध था, दूसरा नहीं था। बहुत बढ़िया जवाब भाई। तो भैया ये कौन सा था? तीसरा युद्ध था। पानीपत में 3 युद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भैया पानीपत अच्छा खासा मैदान था, वहां पे बढ़िया मार पिटाई कुटाई की जगह थी। मार पीट के एक जगह आराम से दूसरे को मार पीट के भैया लेटा देंगे, आराम से खाना पीना खाएंगे, फिर अगले दिन से फिर युद्ध करेंगे। इसलिए यहाँ पे कई बैटल हो, जैसे 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 में अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, फिर 1761 में मराठा और अहमद साल जो ये अहमद शाह अब्दाली था इसके बीच में। याद रखेंगे, ये तीसरा युद्ध था, ना कि आपका दूसरा, ये थर्ड वाला युद्ध था। ठीक है भाई, तो केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा वाला इसमें से गलत हो जाएगा। चलिए अगले पे आ जाइए। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फंडामेंटल राइट। देखो फंडामेंटल राइट अगर पूछे तो भारत में हमने फंडामेंटल राइट यूएस से ले रखा है। ठीक है, यूएस से कितने फंडामेंटल राइट है इस समय कोई बताएगा क्या? देखो राइट टू प्रॉपर्टी एक अपनी फंडामेंटल राइट हुआ करती थी। ठीक है, इसलिए कहते हैं ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में पड़ना। ऐसा नहीं कि नौकरी मिल जाए फिर बोल दो कि भैया हमको दबा के दहेज चाहिए। ठीक है, फिर बोलो हमको दबा के दहेज चाहिए। तो ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में पड़ना, नौकरी मिलने के बाद भी कोशिश करना कि फ्री में शादी करो भाई। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो समाप्त है। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने समाप्त कर दिया था। ये ध्यान रखेंगे 1978 में। तो इस समय अपने पास कितने फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, जैसे आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30। ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनके तहत जो राइट हैं केवल इंडियंस को मिलते हैं। देखो इसी के तहत कह रहा है कि संविधान का आर्टिकल जो है 19 भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। संविधान के अनुच्छेद 1G के अंतर्गत मादक द्रव्यों, यानी कि भैया क्या कर सकते हो आप, इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग है उसको आप व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं। ये आपसे पूछ रहा है। सॉरी सी। बताओ इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है भाई, सी हो जाएगा ना। 19 का एक एक सब सेक्शन बता रखा है, ABCDEFGHIJLKMNZ जितना भी है 19 में सब बता रखा है, जाकर के देख लेना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूरा मैरिज वाले कॉन्सेप्ट सही समझा रखा है आप सभी को, बोथ सही है, दोनों सही है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, दोनों ही इसमें सही है। मौलिक अधिकार नहीं है तुम बढ़िया बजा गांजा चरस ले जाकर के बेच रहे हो, ये बोल करके कि संविधान ने तो कहा है कि अपने मन का जो मन करे व्यवसाय कर लेना, तो सर हमने 2 नंबर का धंधा चालू कर दिया, ये नहीं कर सकते उसमें। इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या आपका 20। जूलू जनजातियां कहां पाई जाती हैं? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मोरक्को में, दक्षिण अफ्रीका में? अच्छा प्रश्न, नहीं आया वो प्रश्न है, बताइए जूलू कहां पाई जाती हैं आपसे पूछ रहा है। अच्छा न्यूजीलैंड में कौन पाई जाती है? न्यूजीलैंड पाई जाती है माओरी, ये ध्यान रखेंगे, पूछा है। न्यूजीलैंड में आपका माओरी। ठीक है, कहां पे? न्यूजीलैंड में है आपका माओरी, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, माओरी आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इसी तरह आपके हैं जापान में पाए जाते हैं इनू, मलेशिया में सिमांग रिस्ट्रिक्शंस। हाँ भाई, फ्रीडम इज आल्सो नॉट एब्सोल्यूट, बहुत बढ़िया। फ्रीडम के साथ साथ आपके ड्यूटीज भी हैं, तो उसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। चले भाई आगे आ रहे। तो न्यूजीलैंड में कहा है? वहां पे माओरी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं अब ओरिजिनल्स। अब ओरिजिनल्स पाए जाते हैं आपके, अब ओरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मोरक्को में पाए जाते हैं आपके बर्बर।
कहां पे? मोरक्को में। यहां पाए जाते हैं आपके बर्बर, ठीक है, मोरक्को में होते हैं बर्बर। और बच रहा आपका जूलू, तो जूलू आपके पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में एक प्लेटफॉर्म था जहां से गांधी जी को भैया धक्के मार के नीचे निकाल दिए थे, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम था? कोई कमेंट करके बताए। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम था जहां से गांधी जी को जो है धक्के मार के बाहर निकाला गया था? ठीक है। अच्छा, जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला जो थे यहाँ के पहले जो है फर्स्ट साउथ अफ्रीका ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, वो किस ट्राइब से बने थे पता है? ट्राइब का नाम था जो जोजो जोजो जोजा ट्राइब, जोजा ट्राइब नाम था, याद रखेंगे। इसी ट्राइब के थे आपके नेल्सन मंडेला साहब, जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं आपके साउथ अफ्रीका के। गांधी जी को किस प्लेटफॉर्म से फेंका गया था ये बताइए कोई लोग। बर्बर, बर्बर सीधा खाना बड़ोस, पिट्सबर्ग, बहुत भाई, सेंट पिट्सबर्ग से फेंका गया था